अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को चतुर्भुज नामक अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रश्नों को सीखेंगे और तैयार करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दिया गया है एक चतुर्भुज के कोणों में अनुपात 3:5:9:13 है। चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, हम लिखेंगे क्या, माना कि प्रश्नानुसार चतुर्भुज में पहला कोण ए बराबर। तो अब देखिए, जब अनुपात लगा होता है तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वहाँ x लगाकर आप राशियों को मानने का पूरा काम करिए। तो कोण ए में जब हमने x लगाया इस 3 अनुपात के साथ, तो कोण ए हो गया 3x। इसी प्रकार दूसरा कोण बी क्या हो जाएगा, अब 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब दूसरे कोण को मानना नहीं है, अब इसलिए क्यों कि अनुपात दिया गया है। यहाँ पर आप चाहो तो सबसे पहले लिख लो कि कोणों में अनुपात बराबर 3:5:9:13। इसलिए माना कि प्रश्नानुसार चतुर्भुज में पहला कोण ए बराबर 3x। तीसरा कोण सी बराबर 9x हो जाएगा, है ना, तथा लिख देते हैं। और चौथा कोण डी बराबर 13x। अब क्या लिखेंगे, चूंकि चारों कोणों का योग क्या होता है 360, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। ये नियम है चतुर्भुज का प्रारंभिक। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 3x 5x 9x 13x बराबर 360। तो 3 5 8 9 17 13 30x बराबर 360। x बराबर 30 का भाग लगा दो तो आ जाएगा 12 अंश। ये 12 अंश आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो अतः अब सारे कोण निकाल लीजिए। कोण ए बराबर 3 × 12 तो 36 अंश, कॉमा कोण बी बराबर 5 × 12 तो 60 अंश, कॉमा कोण सी बराबर 9 × 12 तो 108 अंश, कॉमा डी बराबर तो 13 × 12 तो कितना हो गया, 12 3 36, 12 1 कम 12 3 15, 156 अंश। इस प्रकार चतुर्भुज के आपके चारों कोण निकल आते हैं। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 विद्यार्थियों के सामने है। देखिए क्या कहा जा रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। तो तुरंत एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जाए। ABCD के विकर्ण BD, ये विकर्ण BD ले लिया जाए। पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं कि DP बराबर BQ। यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया गया है और यहाँ एक बिंदु Q ले लिया गया है, और ये DP बराबर BQ हो गया है। जो DP हिस्सा है वो BQ के बराबर हो गया है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज APD, तो APD ये वाला त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज CQB, तो CQB अर्थात ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार
चतुर्भुज ABCD में क्या बताया गया है, DP बराबर BQ। ठीक, और ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे ये भी लिख लेना चाहिए, समांतर चतुर्भुज में। अब आते हैं, शुरुआत करेंगे त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए, पहली बात, APD का हिस्सा पहले लेना है और CQB का हिस्सा बाद में लेना है। तो देखिए, DP बराबर BQ ये बताया गया है, नंबर एक बात। AD बराबर BC होता है, लिख लेंगे, चूंकि DP बराबर BQ ज्ञात है। AD बराबर BC ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसलिए बराबर है। ठीक है। तीसरी बात देखिए, ये कोण बराबर ये कोण, ऐसा क्यों, कोण ADP बराबर कोण CBQ, चूंकि सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में, तो AD समांतर BC ये समांतर है, तो BD तिर्यक रेखा हो गई, तो ये क्या हो गए, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो अब हमने देखा क्या, पहली भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, तो अतः भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से निष्कर्ष क्या आ गया, त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, सत्यापन हो गया। तो अब क्या कहेंगे, अतः दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भागों में कौन कौन बराबर हो जाएगा, नंबर एक तो आ जाएगा, ये जो AP है ये CQ के बराबर हो जाएगा, इसलिए AP बराबर CQ हो जाएगा। ठीक है ना। तो AP बराबर CQ आपको सेकंड प्रूव्ड करना था, ये सेकंड आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब उठाना क्या है, AQB और CPD त्रिभुज। ये देखिए, तो इन दोनों त्रिभुजों को चुन लेते हैं, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज AQB अर्थात ये देखिए, ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज CPD ये वाला CPD में। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, अभी ये तो निकल के आ गया, ये तो पहले से पता है कि AB बराबर CD, AB बराबर CD, कैसे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। एक बात हो गई, अगली बात देखते हैं। इसमें भी देखो हम कह सकते हैं कि ये BQ देखो
और ये डीपी पहले से बताया है, बी क्यू डी पी बराबर है, तो यहाँ भी इसका बी क्यू ए बी क्यू में और उसमें सी पी डी में डी पी। तो क्या कह सकते हैं, दूसरी बात, बी क्यू बराबर डी पी ज्ञात है। अब देखो, और ये कोण बराबर ये कोण, ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे। ए बी क्यू क्या लिखेंगे, कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी। क्यों, ए बी समांतर डी सी तथा एकांतर कोण बराबर। तो इसलिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फिर वही भुजा कोण भुजा, अतः भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव्ड हो गया, तीसरा भाग प्रूव्ड हो गया। अब क्या प्रूव करना था, चौथे भाग में देखो, ए क्यू बराबर सी पी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ए क्यू सी पी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये ए क्यू और सी पी बराबर हो जाएंगे संगत भाग के नियम से। तो अब देखो, सम्मुख भुजाएं समान है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये आमने सामने किसके बराबर, ये आमने सामने के इसके बराबर। तो इसलिए कह देंगे ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुजाएं। यही बात अब लिख देते हैं, सारी बातें सत्यापन हो गया। अतः इनके संगत भाग समान होंगे, इसलिए ए क्यू बराबर सी पी। ये फोर्थ पार्ट सिद्ध हो गया, ठीक। अब यहां पर ये देखिए, ए पी बराबर सी क्यू, यदि इसको समीकरण नंबर 1 डाल लें और इसको समीकरण नंबर 2 डाल लें, तो अतः समीकरण 1 व 2 से आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये आपका अंतिम भाग सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो यही बात लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या कहा गया, ए पी लंब बी डी। पहले एक फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी, ए पी बी डी पर लंब है, तो ये बी डी हमने मिला लिया और ये देखिए ए पी लंब डाल दिया, ठीक। और सी क्यू लंब बी डी, सी से भी इस पर लंब डाल दिया गया, ये लंब डाल दिया गया है। तो अब देखिए ए पी लंब डाला गया है बी डी तथा सी क्यू लंब डाला गया है बी डी पर। तो लंब डालने से हुआ क्या है कि ये कोण जो है ये सब 90-90 अंश के बन गए। कोई बात नहीं, सिद्ध करना है ए पी बी अर्थात ये वाला त्रिभुज
सी क्यू डी ये वाला त्रिभुज। तो यही दोनों उठा लेते हैं। अतः त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में पहली बात तो देखो ए बी बराबर डी सी क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो पहली बात यही हो गई। ठीक, दूसरी बात क्या बताया गया था, ये लंब वाली बात। तो कोण ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी बराबर 90 अंश। अब कारण लिख दो, चूंकि ए पी लंब बी डी तथा सी क्यू लंब बी डी। ठीक, ये बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, तो ये समकोण हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक, समकोण कर्ण तो मालूम हो गया। अब अगर एक भुजा बराबर हो जाए, अब कोई भी भुजा बराबर हो जाती तो हमारा सीधे सीधे तुरंत सत्यापन हो जाता। लेकिन अब कोई भुजा बराबर दी तो गई नहीं अभी तक। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि हमारा ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये समांतर हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होने पर क्या हो जाएगा, फिर हम एक उप प्रमेय लगा सकते हैं, है ना, कोण कोण भुजा। एक उप प्रमेय सिखाई गई थी, कोण कोण भुजा उप प्रमेय। क्योंकि दो कोणों से बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए इसको उप प्रमेय कह दिया जाता है। तो अब लिखेंगे इसलिए या और कोण ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू। कारण क्या है, ए बी समांतर डी सी है तथा ये एकांतर कोण है। इस कारण ये हो गया। तो दो कोण एक भुजा आ गई है तो हम क्या लिख देंगे, अतः कोण कोण भुजा उप प्रमेय, ये प्रमेय नहीं थी, ये उपप्रमेय थी, से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी, ये सिद्ध हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो अब क्या कहेंगे, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। तो क्या कहा जाएगा, अतः संगत भाग बराबर होंगे, अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भागों में कौन से भाग, एपी बराबर सी क्यू सिद्ध करना था। देखिए एपी बराबर सी क्यू में सिद्ध करना है, तो एपी और सी क्यू इसके संगत भाग हैं। क्या लिख देंगे, इसलिए एपी बराबर सी क्यू, ये हो जाएगा सेकंड प्रूव्ड। सेकंड वाला भी प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलकर देखेंगे अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है 4 नंबर, समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। इसका मतलब ये समद्विबाहु समलंब है। ये ए, ये बी, सी, डी, ये देखिए कहा जा रहा है ए डी और बी सी क्या है, बराबर है, और ए बी समांतर डी सी है। तो अगर हम ए बी डी सी समांतर है, इस डी सी के बराबर
यहां पर ए ई काट लें अपने रचना से, ये लगभग इस जगह बिंदु आएगा। क्या किया है हमने, पहले तो लिख लेते हैं समलंब, चूंकि ए बी सी डी में क्या बताया गया है, ए बी समांतर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। हमने क्या किया, ए ई बराबर डी सी काट लिया है रचना से। तो जब इसको हमने काट लिया तो क्या हो जाएगा, ए ई समांतर डी सी हो जाएगा। तो ए ई बराबर डी सी हमने काट लिया है और साथ ही में ये समांतर भी है, तो इसलिए चतुर्भुज ए ई सी डी समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसका मतलब ए डी बराबर सी ई हो जाएगा। अतः ए डी बराबर सी ई हो जाएगा। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए कोण ए बराबर कोण बी, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर। तो अभी देखो ए ई सी डी समांतर चतुर्भुज हो गया है, तो ए डी बराबर ई सी हो गया है ना, तथा ए डी समांतर ई सी होगा। ये दोनों समांतर भी होंगे, तो जब ये समांतर हो जाएंगे तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। अतः कोण ए बराबर कोण सी ई बी, ये क्या हो गए, संगत कोण। तथा एक और बात ध्यान दीजिए, ये दिया गया था, इसको नंबर 1 डालते हैं, ए डी बराबर बी सी, ए डी और बी सी आपस में बराबर था। और यहाँ ये देखो, इसको समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए, ए डी बराबर सी ई निकल के आया, ए डी बराबर सी ई निकल के आ गया। इसका मतलब त्रिभुज ई बी सी क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ई बी सी में सी ई बराबर बी सी, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो अतः अब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर कोण सी ई बी। अब देखो ए बराबर सी ई बी आया था, इसको समीकरण 3 डाल लेते हैं, ये समीकरण 4 हो गया। अब 3 और 4 से क्या निष्कर्ष निकल के आ गया, अतः समीकरण 3 व 4 से क्या निष्कर्ष आया, ए भी उतने के बराबर, बी भी उतने के बराबर, तो कोण ए बराबर कोण बी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले तुम्हें यही सिद्ध करना था, तो कोण ए बराबर कोण बी आ गया। अब देखिए, चूंकि ए बी समांतर डी सी, ये पहले से पता है, देखिए ए बी और डी सी समांतर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। ठीक है ना, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। अब कोण ए की जगह हम अगर रख दें, तथा दूसरी बात इधर भी यही कहानी हो जाएगी, ये कोण बी और ये पूरा कोण सी, क्या कह देंगे, तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो अब देखो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, कोण ए बराबर कोण बी है, तो ए की जगह अगर हम बी रख देंगे
तो दोनों में बी बी आ जाएगा, या बी की जगह ए रख दें यहाँ पर, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो अब देखो ये समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 6। आगे यहाँ पे कारण क्या है, कोण ए बराबर कोण बी, तो बी की जगह ए रखा गया है। तो समीकरण 5 से समीकरण 6 घटा दो, समीकरण 5 से समीकरण 6 घटाने पर तो देखो ए से ए घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये क्या जाएगा, कोण डी माइनस कोण सी, 180 से 180 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस कोण सी, डी का पक्षांतर कर दो तो माइनस कोण डी, तो माइनस माइनस कट गया तो क्या कह देंगे, अतः कोण सी बराबर कोण डी। तो ये आपका सेकंड प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब देखिए थर्ड में क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बीएडी के, तो एबीसी कहाँ है, ए बी सी, तो ये देखिए इसको मिला लेंगे, ये एबीसी त्रिभुज हो गया। और बीएडी बीएडी इसको मिला लीजिए। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को देखो कैसे बराबर सिद्ध किया जा सकता है सर्वांग सम। देखो ए बी तो दोनों त्रिभुजों में है, ठीक, और ए डी बराबर बी सी, और कोण ए कोण बी के बराबर। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए ये विकर्ण ए सी और ये विकर्ण बी डी भी बराबर हो जाएंगे। तो यही बात लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए या बी ए डी, यही तुमको सिद्ध करने थे में। अब क्या करना है, नंबर 1 बी सी बराबर ए डी ज्ञात है, एक बात। दूसरी बात, कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी, अभी तुम निकाल चुके हो ना कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध हो चुका है, तो वहां से हमने उठा लिया। तीसरी बात, भुजा ए बी उभयनिष्ठ है, तो अब क्या कहेंगे, अतः भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से निष्कर्ष आ गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो अतः ए सी बराबर बी डी, ये प्रूव्ड हो गया। कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ प्रूव्ड हो गया। चाहो तो कारण लिख दो, संगत भाग है ना, या यहां लिख दो, इसलिए संगत भाग बराबर होंगे, ठीक, इसलिए ए सी बराबर बी डी प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए 5वां प्रश्न, सम्मुख आकृति में डी ई तथा एफ क्रमशः ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु हैं। फिगर नहीं बना है, कोई बात नहीं, हम इसे बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, डी ए बी का मध्य बिंदु है,
ई बी सी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए डी ई तथा एफ को मिलाने पर, तो डी ई एफ और ये डी एफ मिलाने पर बना त्रिभुज इसे 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो अब देखिए पूरे त्रिभुज में 4 त्रिभुज बन गए। कौन से? अगर ये बीच वाला फर्स्ट है तो ये सेकंड कर दिया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। ये चारों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम हैं, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डी ई तथा एफ क्रमशः ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु हैं, तो इस बात से निष्कर्ष क्या निकला? डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर बी डी। ठीक, समीकरण नंबर 1। ई इसका मध्य बिंदु है तो बी ई बराबर ई सी, समीकरण नंबर 2। तथा एफ के लिए सी एफ बराबर ए एफ, समीकरण नंबर 3। ये बातें तुमको प्राप्त हो गई। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि अब देखो डी और एफ क्या हैं? 2 भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि किसी त्रिभुज ए बी सी में 2 भुजाओं, तो पहले शुरुआत वाली उठा लेते हैं, ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदुओं, कौन कौन से मध्य बिंदु जाएंगे? डी तथा ई को मिलाने वाला रेखाखंड तो इस रेखाखंड का नाम क्या होगा? डी ई। तीसरी भुजा तो ए सी, किसी त्रिभुज ए बी सी में 2 भुजाओं ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदुओं डी तथा ई को मिलाने वाला रेखाखंड डी ई। तीसरी भुजा ए सी के समांतर एवं आधा होगा, ये नियम होता है। तो आप क्या कह सकते हैं? इसलिए डी ई समांतर ए सी तथा डी ई बराबर हाफ ए सी, या इसको हम क्या कह सकते हैं? डी ई बराबर ए एफ बराबर सी एफ। तो डी ई जो है ए एफ या सी एफ के बराबर हो गया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? चतुर्भुज ए डी ई एफ में हमको क्या मिल गया? ये देखिए, एक भुजा ये और एक भुजा ये समान एवं समांतर हैं। तो अतः चतुर्भुज ए डी ई एफ में सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी? डी ई तथा ए एफ समान एवं समांतर हैं, इसलिए ए डी ई एफ एक समांतर
चतुर्भुज होगा। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो एक प्रमेय और पढ़ रखिए कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, तो इसलिए त्रिभुज क्या कहा जाएगा, इसलिए त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज। जब हमने DEF कहा तो AFD ये हो जाएगा, दोनों सर्वांगसम हो गए। तो इसी प्रकार अन्य जब लिए जाएंगे, अन्य कौन से तो देख लेते हैं। इसी प्रकार जब आप अन्य लेंगे, इनको लेंगे, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं आधा होगा, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और ये विकर्ण इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देगा, तो DEF ये तुम्हारे काहे के बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो DEF कहा तो DEB के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या कहेंगे, त्रिभुज DEF ये सर्वांगसम तुम्हारा हो जाएगा त्रिभुज EBD तथा त्रिभुज DEF सर्वांगसम तीसरे त्रिभुज के। DEF तुम्हारा त्रिभुज CEF के सर्वांगसम हो गया। अतः चारों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे। ये तुम्हारा सत्यापन हो गया। इस प्रकार आपके चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यही सिद्ध करना था।